Good day, class. I hope you are enjoying in these vacations. But I would like to say that stay home, stay safe, and take care of yourselves. So let's start with today's topic, that is inflation. What is it? Recall your brain, do some brainstorming. Inflation, like everybody talks about it in the country के हर चीज बहुत महंगी हो गई है, क्या करें समझ नहीं आती, हमारा गुजारा नहीं हो रहा. So this is the problem of everybody in the country, inflation. Let's go ahead with the topic. Okay, so we start with the rise in general price in the country is called inflation. यानी when the price level आपका पिछले साल से इस साल अगर बढ़ जाता है, एक आटा चीनी सपोज लास्ट ईयर जिस प्राइस पे था, सपोज 100 रुपीज का 1 किलो आटा आपको मिलता था, दिस ईयर आटा 120 रुपए का किलो है. तो ये जो राइज इन द जनरली यानी सारी चीजों का जो प्राइस लेवल कंट्री के अंदर एक इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. फिर इसके अंदर एक और आ जाता है माइल्ड इन्फ्लेशन, दैट इज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल when the economy is moving from unemployment to full employment. As we discussed in our lecture of unemployment, तो हम लोगों ने एक full employment का section भी पढ़ा था कि which says कि when all the factors of production are utilized, यानी कोई भी voluntarily unemployed नहीं है. तो जब इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट से इस तरह के सेक्शन में चली जाती है कि जहां आपके सारे रिसोर्सेज वेल यूटिलाइज्ड हैं, अब सारे रिसोर्सेज अगर वेल यूटिलाइज्ड हैं तो जाहिर है लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं. तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस भी बढ़ेगी. तो जो इस तरह का इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं. कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन कोएग्जिस्ट. यानी आपकी इकोनॉमी बजाय इंप्रूव करने के दिन ब दिन डिप्रेशन में जाती जा रही है कि आपकी चीजों की लेट से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई हैं या लोगों का परचेसिंग पावर नहीं है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन के कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, जीडीपी डिक्रीज होता जा रहा है. तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तब हम उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं. दिस इज व्हेन द इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम रिसेशंस. ठीक हो गया. The consumer price index, what is it? It is the measure of overall cost of goods and services bought by a typical consumer. इसका मतलब एक कंज्यूमर यानी आप एक फैमिली हो, तो आपकी फैमिली के अंदर आटा, चावल, दाल, चीनी, पत्ती, सोप, उसके बाद कुकिंग ऑयल, ये सारी एक कंज्यूमर बास्केट है जो आप हर महीने परचेज करते हो. तो ओवरऑल कॉस्ट इन सारी चीजों की, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर या कस्टमर. यानी अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, जैसे आपके घर मेड आती है जो आपके घर की क्लीनलीनेस को मेंटेन रखती है, सफाई वाली आती है, या उसके अलावा आपके घर में अगर कोई गार्डनर आता है, माली, तो ये सारी सर्विसेज, उसके अलावा आपकी जरूरत की सारी अशिया का कॉम्बिनेशन जो पूरी कंज्यूमर बास्केट बनती है, उसकी प्राइस को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं. ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेबर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करता है सीपीआई एवरी 6 मंथ्स. ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यू मस्ट हैव नोन थ्रू जब हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्शन कर रहे थे. इट इज यूज्ड टू मॉनिटर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम. इसका मतलब ये कि हम सीपीआई एवरी 6 मंथ्स मेजर करते हैं, या एक कंट्री शायद ओवर ओवर एन ईयर हर साल भी मेजर करता है. क्यों? ताकि हमें पता लगे कि वही चीजें जो हम लास्ट ईयर ले रहे थे कितने की आई और अब इस साल कितने की आई, ताकि पता लगे कि हमारी सर्विसेज के ऊपर कितनी हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है या लग रही है. तो सीपीआई क्या मतलब होता है कि अगर सीपीआई बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि वही चीजें लेने के लिए आपको पिछले साल अगर 1,000 रुपया लग रहा था आटा, चीनी, दाल, पत्ती लाने के लिए, अब उसी सेम क्वांटिटी को लेने के लिए आपको इस साल 1,200 रुपए चाहिए. यानी क्योंकि सीपीआई बढ़ गया है, तो फैमिली को अगर अपना वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिसका मतलब ये कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब सीपीआई इंक्रीज हुआ है. नाउ फैमिली हैज टू यूज मोर मनी अपने उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स.
अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? चूज अ बेस ईयर एंड कंपेयर द इंडेक्स। हम लोग महंगाई को या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को किसी एक साल को हम बेस बना के फिक्स करके उससे कंपेयर करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हम 2020 के अंदर बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे इस साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं 2019 को लेट्स से बेस ईयर बनाती हूँ कि 2019 से कंपैरिजन में 2020 में कितनी महंगाई हुई है। या कभी कभी हम क्या करते हैं, सपोज मैं 2000 को बेस ईयर बना लेती हूँ, तो फिर मैं क्या कंपेयर करूंगी कि 2000 की बनिस्बत 2020 में कितनी महंगाई है। या 1947 पाकिस्तान का बर्थ ईयर, हमारा इंडिपेंडेंस का साल, उसमें उन चीजों की कीमत कितने की थी और अब 2020 में कितने की है। तो यानी इट डिपेंड्स अपॉन द कि आप किस तरह की स्टडी कर रहे हो, कि उस हिसाब से फिर हम बेस ईयर फाइनलाइज करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स करता है कैलकुलेट, उसमें जो आपका पिछला साल होता है वही आपका बेस ईयर बनता है। ये आपको ज्यादा क्लियर तब होगा व्हेन वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स। तो आई विल बी गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक हो गया? और उसको हम एंड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ओके, कंप्यूट इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पिछला साल। ठीक हो गया? यानी इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इंडेक्स फ्रॉम पिछले साल से, कि इस साल कितनी महंगाई हुई एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेसिकली हम बेस ईयर कोई डिफरेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, okay, let's calculate inflation rate. Inflation rate in year 2, yani suppose inflation rate in 2020 is equals to CPI, consumer price index of 2020, minus consumer price index of 2019, suppose, divided by consumer price index of 2019 into 100. यानी हम लोग करंट ईयर की सीपीआई में से बेस ईयर की सीपीआई माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको बेस ईयर की सीपीआई के साथ इनटू 100 करके, तो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट हो जाता है। Don't worry about this. I will be giving you some problems in the class so that आपको easily practice हो जाए इनकी। Okay, let's start with types of inflation. Demand pull inflation. इसका मतलब क्या है कि when price rise हो जाए, a rise in the price due to aggregate demand के अंदर rise आ जाती है। यानी अगर कंज्यूमर्स, लोगों की सैलरीज बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, तो क्या होता है कि आप लोग मार्केट से ज्यादा चीजें डिमांड करना शुरू कर देते हो, लेकिन मार्केट के अंदर तो उतनी ही चीजें हैं जितनी पहले थी। तो अगर डिमांड बढ़ जाए और अवेलेबल सप्लाई उसको मीट नहीं कर सकती, उसको पूरा नहीं कर सकती है, तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। जैसे आजकल की सिचुएशन में अगर आप मार्केट जाते हो तो कुछ चीजें शॉर्ट होती है, तो वो आपके जो डिमांड की वजह से रमजान में चीजों का प्राइस बढ़ा दिया जाता है। इस तरह की इन्फ्लेशन को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। नंबर 2 इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दैट इज अ राइज इन द प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी रॉ मटेरियल उसके अंदर है या उसका लेबर है, अगर वो महंगा हो जाए। लेट्स से कि अगर आपको कपड़े वाला कहता है कि इस दफा कपड़ा महंगा है, उसका रीजन ये है कि वो कहता है कि हमारी पीछे ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, कपड़े का रॉ मटेरियल धागा कॉटन इज वेरी एक्सपेंसिव, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्या करें। तो इस तरह की जो रॉ मटेरियल यानी जिस चीज से वो चीज बनी है, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी पीछे से उसकी कॉस्ट ही महंगी पड़ रही थी उसको। डिमांड पुल में हमारी तरफ से डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई इतनी मीट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेट्स डू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें सबसे पहले एक कॉमन कॉज है कि इंक्रीज इन द पीपल इनकम। अगर लोगों की इनकम सैलरी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। इन सिचुएशन में जब जाहिर चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी तो अवेलेबल सप्लाई उसको मीट नहीं कर पाएगी और आपके पास इन्फ्लेशन होगी। देन नंबर 2 इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब कि जब बजट डेफिसिट में हो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, बोरो करती है मनी बाहर से या अंदर लोगों से अपने उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। अब वो जो पैसे बोरो करती है उस पे ज़ाहिर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो अब वो इंटरेस्ट और ये सारा जो बोरो करने का खर्चा पड़ रहा है, वो किस तरह से स्टेट पूरा करेगी? दैट वो प्राइसेस बढ़ा देगी कंट्री में चीजों की प्राइसेस बढ़ने का मतलब यही कि कंट्री में इन्फ्लेशन। नंबर 3 इज ओवर पॉपुलेशन। आबादी ज्यादा, चीजों की डिमांड ज्यादा, सप्लाई तो कम है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन। फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसका मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है या कोई चेंजेस कर रही है कंट्री में, तो अगर ये गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगी वो कहाँ से करेगी? वो आपसे टैक्सेस लेगी, और टैक्सेस मुख्तलिफ हैं। एक तो आपकी अगर इनकम पे टैक्स लगता है तो ज़ाहिर है आपकी पे कम हो गई, या अगर वो चीजों पे टैक्स लगा देती है, वैल्यू एडेड टैक्स जो सेल्स टैक्स चीजों पे लगा देती है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से पैसा आना। जिस कंट्री के अंदर बाहर से पैसा आ रहा है डॉलर्स में, पाउंड्स में, उस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? मनी इनफ्लो हो रहा है। तो मनी इनफ्लो से क्या होगा कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ गई तो फिर प्राइस लेवल, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये दिस इज अगेन द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो हम लोग पहले डिस्कस करके आए कि रॉ मटेरियल्स अगर उसके महंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, आपका कैपिटल, आपका जो ऑयल प्राइसेस, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, ये सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, अगर ये महंगे हैं तो फिर आपकी कंट्री के अंदर चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ पाकिस्तान, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है या टेक्सटाइल सेक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेक्सटाइल से तकरीबन 40% आपका लेबर एम्प्लॉय किया हुआ होता है। तो अब अगर इन चीजों का हम निग्लेक्ट करते हैं, अपनी जरी जमीन को जाया करते हैं, या अपने टेक्सटाइल्स को हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होगा कि हमें ये चीजें शायद बाहर से लानी पड़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी, प्राइसेस लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। द लास्ट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी अगर गवर्नमेंट आपको बहुत सारे नोट स्टेट बैंक छाप के तो फराहम कर देती है कंट्री के अंदर, मनी सप्लाई इंक्रीज करती है। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ज्यादा पैसा, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्यार, तो उसके मतलब प्राइस लेवल इंक्रीज, प्राइस लेवल इंक्रीज, दैट इज इन्फ्लेशन। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। Okay, class, so I hope we are clear with the topic of inflation. If you have any questions, don't hesitate to ask. Thank you.